चलिए सर शुरू करते हैं आपका अगला चैप्टर एग्रीकल्चर। ठीक है। इसको भी स्टोरी से ही समझेंगे। तो स्टोरी आपका क्या है, स्टोरी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में सबसे पहले आप देखोगे कि लोग जो है ज्यादातर एग्रीकल्चर के लिए कौन सी रिवर्स के एंड पे सेटल हुए। इंडस और गंगा रिवर। ठीक है, तो इंडस रिवर और गंगा रिवर दोनों रिवर है जहां पे लोगों ने अपने आप को सेटलमेंट करा है। जिस ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंडस रिवर है और गंगा रिवर है वो जब डेल्टा क्रिएट करती है तो बहुत फर्टाइल लैंड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से दे डिस्कवर समथिंग मैजिकल। अब उन्होंने मैजिकल क्या पाया कि जब उन्होंने कोई एक बीज को क्या करा, सो करा सॉइल में और वो ग्रीन शॉर्ट्स में, और फिर वो क्या बना, एक फीड देम फॉर मंथ्स एंड दैट्स हाउ द ग्रेट जर्नी ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर बिगन। तो ये स्टोरी बता रही है कि आप इंडियन इंडस नदी और गंगा रिवर के आसपास जब लोगों ने जाना शुरू करा और वहां पे जब उन्होंने किसी सीड को क्या करा, जर्मिनेट करा, यानी कि उसको सो करा, फिर उसको थोड़ी देर तक प्रोक्योर करा और बाद में जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो वो क्या फॉर्म आया, वहीं से इंडिया का एग्रीकल्चर शुरू हुआ। ठीक है, तो आपका टॉपिक शुरू होता है, अभी तो सिर्फ बेस बना रहे हो, तो आप एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि एग्रीकल्चर करने के लिए कौन सी ऐसी रिवर्स है जो फर्टाइल वाटर या फिर फर्टाइल मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं टू द सॉइल। तो इंडस और गंगा, अगर इंडस अगर कोई हिंदी वाला बच्चा देखे तो उसके लिए है सतलुज रिवर। ठीक है, अगर कोई देख रहा है तो ठीक। अब आते हैं द लैंड ऑफ फार्मर। ठीक है, तो लैंड ऑफ फार्मर में आप देखोगे कि इंडिया बिकेम नोन एज अ लैंड ऑफ विलेजेस वेयर द मोस्ट ऑफ द फैमिलीज डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। तो इंडिया में ज्यादातर लोग जो है प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट रहते हैं और प्राइमरी सेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है, दैट इज फार्मिंग। ठीक है, इवन टुडे नियरली 2/3 ऑफ आवर पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, बट फार्मिंग इन इंडिया इज नॉट जस्ट अदर वन थिंग, द कलरफुल वैरायटी जस्ट लाइक आवर फेस्टिवल्स। लेकिन इंडिया में फार्मिंग करना या फिर एग्रीकल्चर करना जस्ट नॉट लाइक अ सिंपल वन थिंग कि आप एक ही चीज की फार्मिंग बहुत लंबे समय तक करते जा रहे हो। ऐसा नहीं, यहाँ पे अलग अलग तरीके की फार्मिंग आपको देखने को मिलती है। तो आपका अगला टॉपिक ही वही होने वाला, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। उसमें हम 3 तरह की फार्मिंग के टाइप्स पढ़ेंगे। पहला तो आपका क्या है, प्रिमिटिव फार्मिंग, है ना। तो पहला टाइप्स ऑफ फार्मिंग में क्या है आपका, प्रिमिटिव सस्टेंसिव फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सस्टेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास एक लैंड है, इमेजिन करना है, और नॉर्थ ईस्ट में एक क्लियर पैच ऑफ फॉरेस्ट, जंगल को हटाते हैं। ठीक, और वहां पे क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, लाइक राइस एंड मेज फॉर देमसेल्व्स। बेसिकली उनका मेन मोटिव क्या होता है कि जो भी वो ग्रो करे, जो भी कल्टीवेट करे, वो किसके लिए होना चाहिए, फॉर देयर ओन नीड्स के लिए, खुद की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। एंड आफ्टर अ फ्यू इयर्स दे मूव टू द अनदर पैच, और फिर वहां से क्या करते हैं, मान लो उन्होंने सर्टेन 4 इयर्स के लिए एक पर्टिकुलर लैंड पे फार्मिंग करी, फिर उसके बाद वो वहां से मूव करके कहाँ चले जाते हैं, दूसरे लैंड पे, दूसरी फॉरेस्ट को वहां रिमूव करके फिर वहां पे फार्मिंग करना शुरू करते हैं। तो शिफ्टिंग स्टाइल इज कॉल्ड झूलन, झूम कल्टीवेशन। तो इसका नाम क्या दिया गया, झूम कल्टीवेशन। दैट मीन्स कि आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे रह के फार्मिंग नहीं कर रहे हो, एक सर्टेन टाइम तक आपने यहाँ फार्मिंग करी, फिर आप क्या करो, मूवमेंट करके दूसरी जगह पे जा रहे हो, वहां पे फार्मिंग कर रहे हो। जैसा पहले के टाइम पे पेस्चर्स करा करते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, पेस्चर लिस्ट किस तरीके से अपनी ट्राइब्स को लेकर घूमा। और ये जो ट्राइब्स है ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेगी, नागालैंड और मिजोरम ट्राइब्स जो है झूम कल्टीवेशन करते हुए आपको नजर आएगी। तो आपके क्वेश्चन में अगर एमसीक्यू में आता है कि झूम कल्टीवेशन कौन सी ट्राइब्स के द्वारा कराया जाता है, तो नागालैंड मिजोरम ट्राइब्स के द्वारा करा जाता है। ठीक है, दूसरा आपका फार्मिंग है वो क्या है, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि स्मॉल फार्मर इन बिहार विद जस्ट 1 hectare ऑफ लैंड, ही वर्क्स डे एंड नाइट, एड्स मैन्योर, यूजिंग रिच, use every inch of soil and still manage to grow enough rice and wheat to feed his family। तो इंटेंस सब्सिडेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे तो आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर लैंड पे ग्रो कर रहे हो, लेकिन आप उतना ही ग्रो कर पा रहे हो जितना आपकी बेसिक नीड्स को या फिर आपकी खुद की सेल्फ नीड को क्या कर पाए, जस्टिफाई कर पाए। आप इसको मार्केट में जाके सेल नहीं कर सकते। आप मान लो आपने 1 हेक्टेयर लैंड है आपके पास, तो यहाँ पे आप उतना ही प्रोडक्शन कर पाओगे जिससे कि आपकी खुद की नीड्स पूरी हो पाएगी, और उसके अलावा आप ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इंटेंस फार्मिंग अगर बार रीड भी करें तो स्मॉल फार्मर्स इन बिहार क्या करते हैं, 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे क्या करते हैं, दिन रात काम करते हैं, इंच ऑफ सॉइल, यानी कि इतना बड़ा खेत है तो वो कह सकते हो कि पूरा अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ फार्मिंग करते हैं, मतलब वो पूरा यूटिलाइजेशन करते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन या कह सकते हो। हाँ, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं अपने लैंड का एंड स्टिल मैनेज टू ग्रो इनफ राइस एंड व्हीट टू फीड हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए राइस फार्मिंग इन गंगा प्लेन्स। तो गंगा प्लेन्स में जो राइस की फार्मिंग होती है वहां पे इसी तरीके का होता है। ठीक है, तो उसके बाद बात करें कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग आपको नाम से समझ आ रहा होगा, इधर इतनी ज्यादा फार्मिंग करी जाती है जो आपकी नीड्स को तो सेटिस्फाई कर ही रहे, साथ ही साथ आप उसको क्या करोगे, मार्केट में जाके सेल करोगे, प्रॉफिट और रेवेन्यू अर्न करोगे। ठीक है, तो कमर्शियल फार्मिंग देखें तो फार्मर्स इन पंजाब ओन्स करता है लार्ज फील्ड, यूजेस ट्रैक्टर, एचवाईवी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, ग्रो व्हीट नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ बट सेल टू इन द मार्केट। एचवाईवी सीड्स, जिन बच्चों को नहीं पता क्या होता है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, यानी कि अधिक उपज वाले बीज, यानी कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो ट्रेडिशनल सीड के कंपैरिजन एचवाईवी सीड्स जो है ज्यादा जर्मिनेट करता है, ज्यादा कल्टीवेट करता है जो भी आपकी फसल है। ठीक है, एग्जांपल व्हीट इन पंजाब, शुगर केन इन उत्तर प्रदेश एंड कॉटन इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे इन सभी चीजों की जो फार्मिंग करी जाती है बेसिकली किस वे में करी जाती है, इनको मार्केट में सेल करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो कमर्शियल फॉर्म में करी जाती है। ठीक है,
यहाँ तक सब क्लियर है? ठीक। अब आता है आगे हमारा मेजर क्रॉप्स, हीरोज ऑफ द फील्ड, है ना? तो मेजर क्रॉप्स में सबसे पहले राइस, आज स्टेपल फूड हीरो, ग्रोथ वेयर देयर पेरेंटल। तो राइस क्या हमारा मेजर क्रॉप है। अगर देखो तो मैक्सिमम पॉपुलेशन आपके देश की किस पे डिपेंडेंट रहती है? राइस पे, ठीक है। तो राइस एक स्टेपल फूड है जो कि ज्यादातर ऐसी जगहों पे उगता है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है या फिर अच्छी प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी होती है। दोनों में से एक चीज अगर वहां पे है तो वहां पे आप राइस की फार्मिंग इजीली कर पाओगे, क्योंकि राइस की फार्मिंग करने के लिए आपको वेट क्लाइमेट चाहिए, प्रॉपर इरिगेशन चाहिए और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और कोस्टल आंध्र प्रदेश, तो इन तीनों जगह पे राइस की फार्मिंग करी जाती है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने वीट पे। तो वीट क्या है? विंटर किंग, ग्रोथ इन कूल क्लाइमेट। तो वीट ज्यादातर कहाँ पे प्रोडक्शन होती है इसकी? वीट की प्रोडक्शन कहाँ होती है? विंटर क्लाइमेट में, और जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है वहां पे इसकी प्रोडक्शन करी जाती है और फिर इसको मार्केट में भी सेल करा जाता है। जनरली इसमें तीन देश देखोगे, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। रिसेंटली अभी अगर देखोगे तो वीट की खेती एमपी में भी बहुत अच्छी होती है, यानी कि मध्य प्रदेश में भी इसकी खेती बहुत ज्यादा अच्छी फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं मिलेट्स की। मिलेट्स एक ऐसा ग्रेन है जो कि आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है उसको करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे आपने पेस्टोलिस वाले चैप्टर से पढ़ा भी होगा कि जो बंजारा होते थे वो ज्वार की खेती करते थे और फिर उसके बाद वहां से मूव आउट करते थे। तो सेम यहाँ पे देखोगे तो मिलेट्स एक मोटा अनाज है या फिर कोर्स हीरोज है जो कि हेल्दी एंड ड्रॉट रेसिस्टेंट है, यानी कि हेल्दी भी है और साथ ही साथ इनकी कल्टीवेशन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर आप देखो तो महाराष्ट्र, राजस्थान और में ही ज्यादातर ज्वार बाजरा की फसल उगाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? पल्सेस। तो पल्सेस देखोगे तो हमारा प्रोटीन पावर हाउस है ना? तो अगर आप पल्सेस की बात करते हो तो पल्सेस इज द ग्रेन, या फिर कह सकते हैं पल्सेस एक ऐसा ग्रेन है जो आपको क्या कहता है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है और ज्यादातर इसकी प्रोडक्शन जो है वो कमर्शियली लोगों के द्वारा करी जाती है। और बेसिकली इसकी प्रोडक्शन भी कहाँ कहाँ होती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद बात करें कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स क्या है? क्रॉप्स दैट ब्रिंग मनी। ऐसे क्रॉप्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल से, आप अगर उसकी प्रोडक्शन करते हो तो यू विल एबल टू अर्न मोर एंड मोर मनी, ठीक है। तो कैश क्रॉप्स दैट ब्रिंग्स मनी, एग्जांपल कॉटन। आप मार्केट में सेल करो, आपको खुद के लेके रखने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत रेयर है कि आप इसको थोड़ा सा रख लोगे, बाकी आप क्या करोगे? मार्केट में सेल करोगे। जूट, जो कि कमर्शियल बैग्स बनाने के लिए, है ना, ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है। शुगर केन, शुगर मिल्स में जैगरी बनाने के लिए, शुगर बनाने के लिए। टी भी कहाँ है? असम, दार्जिलिंग में। तो ये ऐसे क्रॉप्स है जो क्या है, बेसिकली इनका मोटिवेशन ही होता है टुवर्ड्स अन मोर एंड मोर प्रॉफिट टू गेट दैट क्रॉप, ठीक है। तो इन क्रॉप्स की फसल उगाने के लिए वो क्या करते हैं? कैश क्रॉप्स को उगाते हैं, जिनको भी अगर प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन होता है इन एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया? ठीक। तो सीजन ऑफ एग्रीकल्चर, अगर हम नेचर्स कैलेंडर की बात करें तो इंडिया में तीन सीजन में आपका क्या करता है? एग्रीकल्चर करा जाता है तीन सीजन में। कौन कौन से सीजन में? सबसे पहले तो जून टू अक्टूबर जो कि खरीफ सीजन है, फिर उसके बाद अक्टूबर टू मार्च जो कि क्या है? रबी क्रॉप्स है, और लास्ट आपका अगला क्या है? जायद सीजन जो कि शॉर्ट समर के लिए होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं खरीफ क्रॉप की। तो ये कब शुरू होता है? जब मानसून अराइव्स होता है, यानी कि खरीफ क्रॉप की प्रोडक्शन करने के लिए आपको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो व्हेन द मानसून अराइव्स, फार्मर्स सो द ग्रेन्स ऑफ, या फिर सो द सीड्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स, जिसमें आप क्या क्या देखोगे? अब राइस, मेज, ग्राउंड नट और कोकोनट, सॉरी कॉटन, ठीक है। तो ये चारों आपके एग्जाम्पल है किसके? खरीफ क्रॉप के। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो जून से अक्टूबर, ठीक है। अब बात करते हैं अगला आपका रबी क्रॉप का। तो रबी क्रॉप क्या है? रबी सीजन में उगाए जाते हैं, जो कि अक्टूबर से मार्च तक का टाइम ड्यूरेशन होता है रबी क्रॉप्स का। और ये बेसिकली कहाँ पे उगते हैं? चिल सीजन में, या फिर जहाँ पे आप देखोगे कि जहाँ पे विंटर चिल्स होती है वहाँ पे आपको ज्यादातर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि ये ज्यादातर अक्टूबर टू मार्च, यानी कि सर्दी के मौसम में। और कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है? राज्य में ही बताता हूँ। देखो जैसे खरीफ सीजन जो है वो फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस लिखा तो है, ठीक है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस, मेज, ग्राउंडनट और कॉटन। और रबी क्रॉप कहाँ पे? व्हेन द विंटर चिल सेट्स इन, और तो यहाँ पे वीट, बार्ले, पीस और मस्टर्ड। तो जो भी सर्दियों की फसल है वो रबी सीजन में उगाई जाती है। अब आते हैं जैद सीजन पे। तो जैद सीजन क्या आपका? एक शॉर्ट समर का टाइम है जहाँ पे आप लिटिल गैप बिटवीन रबी एंड खरीफ, यानी कि आप देखोगे तो यहाँ पे अक्टूबर से मार्च के बाद, यानी कि मार्च से जून, जब ये आपका मार्च से जून तक का टाइम है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? वो शॉर्ट समर सीजन में क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं वाटरमेलन, कुकम्बर और फूडर क्रॉप्स की, ठीक है। फूडर क्रॉप्स क्या है? जिसको हम खाते हैं, जैसे आपका भिंडी हो गया, तोरी हो गया, करेला हो गया। तो ये क्या है? फूडर क्रॉप्स है, जो कि हम वेजिटेबल क्रॉपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट समर में क्या आता है आपका? ऐसी फसल जो कि मई से लेके जून के टाइम पे
सॉरी मार्च से लेकर जून तक करी जाती है, या फिर शॉर्ट समर सीजन में इसको ग्रो करा जाता है। ठीक है, यहाँ तो सबको समझ आ गया? अरे बोलो, समझ आ गया? ठीक है, अब आता है द चैलेंजेस दैट फार्मर स्ट्रगल। ठीक है, इस पे आने से पहले अभी तो हमने जितना पढ़ा, मैं एक बार आपको इसको राइटिंग में सब कुछ रिवाइज कराता हूँ जो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ा था कि एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है? सॉइल विद प्रॉपर फर्टिलिटी, है ना। तो सबसे पहले तुमने क्या पढ़ा? ये जो सॉइल है जो प्रॉपर फर्टिलिटी के साथ है, वहां पे एग्रीकल्चर अच्छा होता है ना। और इंडिया का टू थर्ड पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करता है किस पे? एग्रीकल्चर पे। ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छी लैंड कहाँ पे, मतलब फर्स्ट टाइम जब लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू करा, जब फर्स्ट टाइम लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू करा था तो कहाँ पे करा था? इंडस और एंड गंगा रिवर के प्लेन्स रीजन पे। कहाँ पे? गंगा, इंडस एंड गंगा रिवर के प्लेन्स रीजन पे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने फार्मिंग करना शुरू करा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था कि इंडिया में 3 तरीके की फार्मिंग करी जाती है। फार्मिंग कितनी करी जाती है? 3 तरीके की। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा इंटेंसिव, और तीसरा कमर्शियल। ठीक है, तो प्रिमिटिव और इंटेंसिव और नहीं सब्सटेंसिव था, सॉरी, है ना। क्या था? चेक करते हैं, सब्सटेंसिव था वैसे तो। इंटेंसिव ही है। ठीक है, तो कौन कौन सा पढ़ा हमने? प्रिमिटिव, इंटेंसिव और कमर्शियल। प्रिमिटिव में क्या था कि यहाँ पे कौन सी फार्मिंग करी जाती थी? झूम, है ना। जहाँ पे वो क्या करते थे, ट्राइब्स एक पर्टिकुलर लैंड पे कुछ दिनों तक यानी फॉरेस्ट को रिमूव करके वहाँ पे कल्टीवेशन करा करते थे, और अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरी जगह पे मूवमेंट कर लिया करते थे। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था किस? मिजोरम और नागालैंड ट्राइब। मिजोरम और नागालैंड ट्राइब का हमने एग्जाम्पल पढ़ा, है ना। फिर हम आते हैं इंटेंसिव फार्मिंग पे, जहाँ पे आपके पास एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड है जहाँ पे आप फार्मिंग करते हो, और अपनी सारी फार्मिंग का जो इंटेंशन है वो क्या रहता है? सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि आपको और आपकी फैमिली के लिए आप क्या कर रहे हो? फार्मिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था? बिहार का एग्जाम्पल लिया था, जहाँ पे ज्यादातर फार्मर्स क्या करते हैं? अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए फार्मिंग, फार्मिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक, फिर उसके बाद में कमर्शियल फार्मिंग में पे क्या पड़ा? एम टू सेल द ग्रेन्स इनटू द मार्केट। ठीक है, तो कमर्शियल फार्मिंग का मेन एम क्या होता है कि आपको उसको मार्केट में सेल करना है और प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ा था, जैसे हमने रिच क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सा? राइस, वीट और मिलेट्स। ठीक है, ये 3 क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। तो राइस, वीट और मिलेट, ये जहाँ पे हैवी रेनफॉल वाले इलाके हैं, हाँ, और बेसिकली ये कहाँ पे ग्रो करा जाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल। ठीक है, वहीं हमने वीट के लिए बात की थी, तो ये कहाँ ग्रो करा जाता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और एमपी और पंजाब। ठीक है, भाई मिलेट्स जो था वो कहाँ पे? मिलेट्स में 2 मिलेट्स पढ़े थे आपने, एक तो बाजरा और एक ज्वार। तो ज्वार की फसल तो महाराष्ट्र में उगाई जाती है, और बाजरे की राजस्थान में। सॉरी सॉरी, ज्वार की जो है वो राजस्थान में। ज्वार जो है वो राजस्थान में, और बाजरा जो है वो महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमें अगला पढ़ा था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स होती है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और कैश, जी बात शायद वही थी। ठीक, तो ये तीनों चीजें तो हमने रिसेंटली पढ़ी है। एक चीज बताने, जैद सीजन की जो क्रॉप थी, उसमें यहाँ पे मैंने आपको फॉडर क्रॉप्स में बताया था कुछ, है ना। तो जो फॉडर क्रॉप्स था, एक मिनट, ठीक है, तो फॉडर क्रॉप में जो क्रॉप कल्टीवेशन करे जाते हैं लाइव स्टॉक के, कैटल्स के लिए, लाइव स्टॉक के लिए, उनके लिए जो चारा वगैरह उगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? फॉडर क्रॉप्स कहते हैं। और जो बात करी थी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, उन क्रॉप्स को क्या बोलते हैं?
हॉरिकल्चर क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करना था हमें चैलेंजेस दैट फार्मर स्ट्रगल्स, ऐसे चैलेंजेस जो कि फार्मर स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। पहला पहला स्ट्रगल जो फार्मर्स फेस करते हैं वो क्या है? हाँ, बट दिस स्टोरी आल्सो हैज अ स्ट्रगल फार्मर्स फेस अनसर्टेन मॉनसून्स, small land holding, low productivity compared to other countries and dependence on traditional tools in some areas, ठीक है। तो ये चार चैलेंजेस है किसी फार्मर को अपनी फार्मिंग करने के लिए स्ट्रगल फेस में, या फिर किसी फार्मिंग को एक प्रॉपर कल्टीवेशन के लिए इन सारी चीजों की जरूरत होती है जो कि यहाँ पे उनको उतनी अप्रोप्रिएट मैनर में नहीं मिलती। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल टूल्स इन सम एरियाज। तो यहाँ पे अभी भी लोग ट्रेडिशनल टूल जैसे कि प्लो, है ना, और ट्रैक्टर की जगह किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लो का इस्तेमाल करते हैं खेत को लेवल करने के लिए या फिर खेत को टर्निंग ऑफ द सॉइल के लिए। उसके बाद बात करते हैं अनसर्टेन मानसून। मानसून अनसर्टेनिटी की वजह से आपकी जो फसल है कई बार उनको पानी ही नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। फिर बहुत ज्यादा पानी मिल जाता है फ्लड की वजह से, जिसकी वजह से वो क्रॉप जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अनसर्टेन मानसून एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्मॉल लैंड होल्डिंग, अब उनके पास इतना लैंड होता है कि अप्रोप्रिएट अमाउंट में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर ही नहीं पाते। जो भी उनका प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली किसके लिए हो पाता है? सेल्फ कंजम्पशन के लिए। और जो थोड़ा बहुत सरप्लस बचता है उसको मार्केट में बेचते हैं, जो कि उनके डेट को कंप्लीट करने के लिए या फिर डेट को रीपे करने के लिए भी सफिशिएंट नहीं होता। लो प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि हमारे यहाँ लेस, एक तो हम कम से कम उसका इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का। और जिन जगहों पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल करा जाता है वहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हाई हैवी रेनफॉल की, या फिर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी की, मैन्योर की, फर्टिलाइजर्स की। उन सभी की वजह से यहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास उतनी ज्यादा कैपिटल नहीं है जो कि वो अपने एग्रीकल्चर में स्टेब्लिश कर पाए। और लास्ट तो हमने पढ़ाया था डिपेंडेंस ऑफ ट्रेडिशनल टूल इन सम एरियाज, ठीक है। ठीक है, तो मॉडर्न हेल्पर्स। अब जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड आया तो वहाँ पे बहुत सारे हेल्पर्स भी आए जिन्होंने फार्मिंग को क्या करा, एक नया पहचान दिया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा, फार्मिंग को बेटर बनाने के लिए कुछ रेवोल्यूशंस लाए गए। और वो रेवोल्यूशंस आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो फार्मिंग को बेटर करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब HYV सीड्स इंट्रोड्यूस करा गया, ट्रेडिशनल सीड्स को रिप्लेस कराया गया किसके द्वारा? HYV सीड्स के द्वारा। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स उनको रिप्लेस कर उन्होंने रिप्लेस करा किसको? ट्रेडिशनल सीड्स को। और इनका जो फर्टिलिटी है या फिर कह सकते हो इनकी जो ग्रोथ है वो ट्रेडिशनल सीड के कंपैरिजन में डबल और उससे ज़्यादा है। अगर मान लो किसी 1 हेक्टेयर लैंड पे आप 2 टन 3 टन व्हीट उगा पा रहे हो, तो आपको अगर ट्रेडिशनल सीड की जगह HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे आप 1 हेक्टेयर लैंड पे 5 से 7 टन व्हीट को प्रोड्यूस कर सकते हो, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, और बात करते हैं, लेकिन आपको HYV सीड्स के लिए आपको इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आपको इरिगेशन के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना होता है, जिससे कि आप HYV सीड्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सको अपने प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, कट करते हैं। एक व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है? मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन क्या है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया में उसको मेड इंडिया नंबर वन इन मिल्क। तो व्हाइट रेवोल्यूशन क्यों लाया गया? कि जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करा जाए, यानी कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पे भी उतना ही ध्यान दिया जाए, और डेयरी फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करें, जिससे कि आप क्या करो, मिल्क का प्रोडक्शन अच्छे से कर पाओ, जो कि आपकी कंट्री की नीड्स को फुलफिल कर सके। उसके बाद ब्लू फार्मिंग यानी कि फिश फार्मिंग, यानी कि आप कह सकते हो फिशरी पे भी ध्यान दिया गया। बोला गया कि आपको फिश को भी क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, या फिर फिश को भी क्या करना चाहिए, पालना चाहिए एक्वेरियम में, या फिर कह सकते हो कि फिश की फार्मिंग करनी चाहिए, जिससे कि आप प्रोटीन के सोर्स को इम्प्लीमेंट कर सको, या फिर जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो फिश को कंज्यूम कर सको और आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सको। ठीक है, अब आपका लास्ट टॉपिक है कम्युनिटी एंड फ्यूचर। ठीक है, कम्युनिटी और ठीक है, तो कम्युनिटी एंड फ्यूचर पे आते हैं, लास्ट टॉपिक चैप्टर का। ठीक है, कम्युनिटी एंड फ्यूचर। So agriculture is not just an occupation; it's India's way of life. From the tea gardens of Assam to the sugarcane fields of UP, farming binds people, festivals and food together. ठीक है, तो अगर हम बात करें फार्मिंग क्या करता है, लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। चाहे आप बात देखोगे तो इंडिया में फार्मिंग जो वे ऑफ लाइफ है, जैसे आप असम का टी गार्डन ले लो या फिर शुगर केन फील्ड्स ऑफ यूपी, फार्मिंग बाइंड्स पीपल, फेस्टिवल्स। तो फार्मिंग क्या करता है, फेस्टिवल के बिहाफ पे, या फिर फेस्टिवल क्या करता है, फार्मिंग के बिहाफ पे लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे कि शुगर केन की रिक्वायरमेंट पूरे वर्ल्ड में है, शुगर की सेम तरीके से टी की रिक्वायरमेंट भी पूरे कंट्री में है, जो कि एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्या आपका, एंड एज द स्टोरी कंटिन्यू द फ्यूचर फार्मर विल नीड टू बैलेंस टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशन, ensuring that the land keeps fielding million of while staying healthy for generation। ठीक है, ठीक है, तो इन द स्टोरी कंटिन्यूज द फ्यूचर फार्मर विल नीड टू बैलेंस टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशन, ensuring that the land keeps
फीडिंग मिलियंस व्हाइल स्टेइंग हेल्दी फॉर जनरेशन। तो ये भी बोला गया कि स्टोरी में आपको ये भी समझाया जाता है कि आपको एग्रीकल्चर को उस वे में करना है कि आप अगर फ्यूचर जनरेशन है तो वो भी एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी से मर्ज करके एक अच्छी फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर कर सके और साथ ही साथ मिलियन ऑफ पीपल्स को फीड करे और हेल्दी जनरेशन ग्रो करे विद अ प्रॉपर एग्रीकल्चर फॉर्म और बेटर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। ठीक है, अब बाकी हमने छोटा सा क्विक रिवीजन दोबारा करना है, जो हम आधा कर चुके हैं उसको छोड़ के। ठीक है, एक मिनट, तो हमने यहाँ तक कर लिया था। उसके बाद हमने क्या देखना था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है, 3 तरह के क्रॉप है आपके पास। एक तो खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप क्या है, जिसमें आप फसल को क्या करते हो, सो करते हो मॉनसून में, है ना, और कल्टीवेट करते हो कब? ठीक है, तो सो कर रहे हैं हम मॉनसून में और कल्टीवेशन कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ विंटर में। ठीक है, मॉनसून में सो करते हैं। और इसका ड्यूरेशन जो है वो आपका कब रहता है, इसका जो ड्यूरेशन है वो रहता है आपका सॉरी जून तो यहाँ पे ग्रेन्स कौन कौन सी उगाई जाती है, एग्जाम्पल के तौर पे राइस। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं, या फिर ग्राउंड नट। ठीक है, अब रबी क्रॉप्स में आते हैं, ये सोन कब होता है, बिगिनिंग ऑफ विंटर, और कल्टीवेट होता है बिगिनिंग ऑफ समर, और कल्ट, है ना, बिगिनिंग ऑफ समर में हम क्या करते हैं, रबी की फसल को कल्टीवेट कर देते हैं। ठीक है, एक जायद क्रॉप्स, जायद क्रॉप क्या है, जो कि जुलाई से लेके कब तक, अक्टूबर तक, सॉरी सॉरी, ये आपका कब ग्रो होता है, मार्च से मार्च टू जून। ठीक है, अच्छा हमने कुछ फसल के नाम लिए थे, कौन कौन से, जैसे आपका वाटरमेलन और कुकुम्बर और फॉडर। ठीक है, वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्कमेलन, तो ये सारे क्रॉप्स है जो कि जायद क्रॉप्स में ग्रो करे जाते हैं, और शॉर्ट गैप होता है इनका बिटवीन रबी एंड खरीफ को। ठीक है, तो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप्स के बीच में जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, वहाँ पे आप क्या करते हो, जायद क्रॉप्स की प्रोडक्शन करते हो। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कम्युनिटी एंड फ्यूचर, तो अभी पढ़ा, हाँ रेवोल्यूशन पढ़ा जो मॉडर्न हेल्पर्स है, और चैलेंजेस। उससे पहले हमने लास्ट पढ़ा था यहाँ पे एक और क्रॉप पढ़ा था, कैश क्रॉप, है ना, जो कि हमारा पल्सेस और कैश क्रॉप रहेगा था। यहाँ पे हमारा टॉपिक रहने वाला है पल्सेस और कैश क्रॉप्स। पल्सेस क्या है, जो कि आपका प्रोटीन सोर्स है ना, प्रोटीन सोर्स ऑफ ग्रेन्स, जो कि आपके पल्सेस में कवर होता है। कैश क्रॉप्स, जिसका आप मार्केट में सेल करते हो और आपका मेन मोटिव होता है उसको सेल करना और इनकम अर्न करना। तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो कॉटन और टी, जूट। दैट्स हाउ आपका एग्रीकल्चर चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट टू अस।